अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के सिलसिले में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन को डिसमिस किया, किन वजूहात पे रिव्यू पिटिशन को डिसमिस किया गया और कौन से एक वर्ड के फ़र्क से ये रिव्यू पिटिशन डिसमिस हुई। इसके अलावा वीडियो के एंड में हम क्यूरेटिव पिटिशन के प्रॉस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो कोर इशू था जिस पे डिस्कशन हुआ, दैट वाज रिगार्डिंग द अनफेयर एंड रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जिसको चैलेंज किया गया था। तो उस सिलसिले में जो पेटिशनर्स थे, जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस और स्टेट्स शामिल थी और कुछ इंडिविजुअल्स भी थे, उनका कंटेंशन ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो अनफेयर है और उसका जो इफेक्ट है वो रिट्रोस्पेक्टिव है। उस सिलसिले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि तमाम इन सर्विस टीचर्स को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करना होगा, विद द एक्सेप्शन कि जिनकी सर्विस अभी 5 साल बाकी है उनको रिलैक्सेशन दी गई है, बट अगर वो प्रमोशन ऑप्ट करते हैं तो उन्हें टीईटी क्लियर करना होगा। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट था, राइट एजुकेशन एक्ट कैन नॉट अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि सबसे जो मेन इशू था दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ टीईटी और राइट टू एजुकेशन एक्ट फॉर दोज टीचर्स जिन्होंने जॉब को ज्वाइन किया था अंडर एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स बिफोर 2010। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लेजिस्लेचर था, यानी जो पार्लियामेंट था, जिन्होंने इनेक्ट किया राइट टू एजुकेशन एक्ट को, उनका इंटेंशन ये था कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो रिट्रोस्पेक्टिव हो। वो उन्होंने इस तरह से पॉइंट आउट किया, जो सेक्शन 23 है राइट एजुकेशन एक्ट का, उसका जो सब सेक्शन 1 है उसमें लिखा गया है एनी पर्सन फॉर फ्यूचर अपॉइंटमेंट, यानी एनी पर्सन फॉर फ्यूचर अपॉइंटमेंट, दैट मीन्स दिस सब सेक्शन डील्स विद दोज पर्सन्स और दोज पीपल हु आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड इन फ्यूचर, तो उन्हें टीईटी क्लियर करना होगा। लेकिन जो सब सेक्शन 2 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि उसमें ये लिखा गया है एनी टीचर दैट हु डज नॉट पोजेस minimum qualification at the time of recruitment shall acquire such minimum qualification within 5 years from the commencement of this act। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि पहले सब सेक्शन में लिखा गया है एनी पर्सन, दूसरे सब सेक्शन में लिखा गया है एनी टीचर। जब एनी टीचर आया तो उसमें सारे टीचर्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो 2010 से 2010 में रिक्रूटमेंट हुई या उससे पहले या उसको, वो सारे इसमें आएंगे। तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन या एक वर्ड के फ़र्क से इस पूरी पिटिशन पे फ़र्क पड़ा, डिसमिस हो गई। एक और कंटेंशन जो था, जो पेटिशनर्स की तरफ से पॉइंट आउट किया गया था, वो एनसीटी नोटिफिकेशंस को लेकर था, जिसमें ओल्ड टीचर्स को एग्जेम्प्ट किया गया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हाईलाइट किया that subordinate notifications cannot override the parental statute, यानी कोई भी नोटिफिकेशन एनसीटी की तरफ से अगर इशू हुई है या फ्यूचर में होगी, वो पेरेंटल स्टैट्यूट यानी राइट एजुकेशन एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। इस तरह ये आर्गूमेंट भी खारिज हुआ। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट था रिगार्डिंग द चेंज इन द सर्विस कंडीशंस फॉर एग्जिस्टिंग टीचर्स, यानी एक एम्प्लॉयर किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशंस को या एलिजिबिलिटी को चेंज कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारा डिबेट है, देयर आर सो मेनी डॉक्ट्रिन्स, तो उनको इन्वोक किया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट था पेटिशनर्स का। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो टीचर्स हैं दे हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ए ट्रांजिशन विंडो, यानी उन्हें टीईटी क्लियर करने के लिए पहले ही टाइम भी दिया गया है, मौका भी दिया गया है। इस तरह उन्होंने ये मानने से इनकार किया कि उनकी सर्विस कंडीशंस को आल्टर किया गया या उसमें कोई चेंज लाई गई। इस पूरे डिस्कशन के दौरान एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जर्वेशन या जो जजमेंट में भी आया है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आई है कि टीईटी हैज़ बीन लिंक्ड विद द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग है। इस तरह उन्होंने रीइंफोर्स किया जो सुप्रीम कोर्ट का क्वालिटी एजुकेशन को लेकर एक फर्म स्टैंड है। इसके अलावा कई स्टेट्स ने ये कोर इशू रेज़ किया कि इस तरह के एक ड्रेस्टिक स्टेप से न सिर्फ जॉब लॉस होगा कई टीचर्स का, बट एट द सेम टाइम जो क्लासरूम है, जो क्लासरूम ट्रांजेक्शन्स हैं या जो स्कूलिंग है, वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने
یہ کہا کہ جو یہ رائٹ ایجوکیشن ایکٹ ہے اٹس اے چائلڈ سینٹرک ایکٹ اینڈ اٹ اوور رائڈس امپلائمنٹ پروٹیکشن. تو اس طرح انہوں نے یہ بات بھی ماننے سے انکار کیا. تو ان نٹ شل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ٹیچرس ہارڈ شپس کو اوور لک کیا, ایڈمنسٹریٹو پریکٹیکلٹی کو بھی اوور لک کیا. تو انہوں نے امپارٹینس جو دی وہ دی کوالٹی ایجوکیشن یا جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے کوالٹی ایجوکیشن کو لے کر, اس کو انہوں نے امپارٹینس دی. اب جو ایک ڈسکشن چل رہا ہے کیوریٹو پیٹیشن کو لے کر, تو اس میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ کیوریٹو پیٹیشن کوئی روٹین جوڈیشل ریمیڈی نہیں ہے, بٹ اٹ از این ایکسٹرا آرڈنری جوڈیشل ٹول جس کو انووک کیا جا سکتا ہے. بٹ اس میں اسٹرانگ آرگومنٹس ہونی چاہیے یا اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے فار سیکنگ اینی ریلیف. جیسے اگر کسی جج کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا گراس مسکیریج آف جسٹس ہوا ہے یا اف دیئر از اے وائلیشن آف پرنسپل آف نیچرل جسٹس, تو ان ساری چیزوں کا بظاہر اس ججمنٹ میں نظر نہیں آتی ہیں وہ ساری چیزیں. تو اس طرح اس کے چانسز بہت کم ہیں, بٹ اٹ از آلویز این آپشن, فائل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک امپارٹنٹ کورس آف ایکشن آگے ہونے والا ہے دیٹ از اگر گورنمنٹ آف انڈیا یا پارلیمنٹ آف انڈیا سب سیکشن 2 کو ایمنڈ کرتی ہے اور اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے چینج لائی جاتی ہے, اینی ٹیچر کی جگہ کوئی اور ورڈ ریپلیس کیا جاتا ہے, تو اس طرح ٹی ای ٹی سے جو ایگزسٹنگ ٹیچرز ہیں یا جو 2010 سے پہلے ریکروٹ ہوئے ہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے. باقی آنے والے دنوں میں نئے کاز آف ایکشن سامنے آ سکتے ہیں جس کی بنا پہ نئی لٹیگیشن سامنے آ سکتی ہیں امپلیمنٹیشن کو لے کر, یا ڈفرینٹ کیٹیگریز آف ٹیچرز جن پہ یہ اطلاق اس کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, یا ٹیچرز یہ انووک کر سکتے ہیں کہ ان کا ایگزام نہیں ہوتا ہے, ٹائم پہ نہیں ہوتا ہے, چانسز پراپرلی نہیں ملتے ہیں. بٹ ٹی ای ٹی کو پر سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا بیکاز دیئر از سم تھنگ نون ایز پرنسپل آف فائنل لیگلٹی. تو اس طرح جو ٹی ای ٹی کی امپلیمنٹیشن کو لے کر باقی ساری چیزیں ہیں, باقی سارے اسپیکٹس ہیں, ان کو ایک ڈسکشن میں لایا جا سکتا ہے